नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है आज की क्लास में। जैसे कि आप सभी को विदित है, हमारी जो क्लास चल रही थी पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन की हम चर्चा कर रहे थे। आज पुनः उसी को दोहराते हुए हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि पंचायती राज होता क्या है। पंचायती राज, देखो हमारे संविधान निर्माताओं ने शासन व प्रशासन संबंधी शक्तियों का क्या किया था, बंटवारा किया था। हमारे शासन और प्रशासन संबंधी जो भी शक्तियां थी उनका उन्होंने विकेंद्रीकरण किया। और विकेंद्रीकरण करने का मतलब ये हुआ कि कुछ विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को सौंपा गया, कुछ विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को सौंपा गया, और कुछ विषय ऐसे थे जिन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें क्या बना सकती थी, कानून का निर्माण कर सकती थी। यानी हमारे संविधान निर्माताओं को इस बात का डर था कि कहीं भारत में केंद्रीय शासन प्रक्रिया या एक अध्यक्षीय शासन प्रक्रिया न रहे, इसलिए उन्होंने क्या किया, संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया और साथ ही साथ संघात्मक व्यवस्था को भी अपनाया। संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, दो या दो से अधिक स्तरों की सरकारें होती है। संघात्मक शासन व्यवस्था पढ़िए ना, दो या दो से अधिक स्तरों की सरकारें होती है और उन सरकारों के मध्य अधिकारों को लेकर या शक्तियों को लेकर क्या रहता है, बंटवारा रहता है। जैसे कि हम पंचायती राज की बात करें तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जो जनक माना जाता है वो किसे माना जाता है, लॉर्ड रिपन को माना जाता है। किसे माना जाता है भाई, लॉर्ड रिपन को। क्यों माना जाता है लॉर्ड रिपन को, क्योंकि लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में भारत में जिला बोर्डों का क्या किया था, गठन किया था। जिला बोर्डों के गठन का मतलब ये हुआ कि भारत में सर्वप्रथम लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्तर की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान हो, वहाँ नीतियों बनाई जा सके, नियम कायदे या उनके लिए योजनाएं बनाई जा सके। वो योजनाएं किनके द्वारा बनाई जाती थी, जिला बोर्डों के द्वारा बनाई जाती थी। फिर क्या होता है, हमारा देश आजाद हो जाता है। कब आजाद होता हमारा देश, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद होता है। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनके तैयार हो जाता है और वह संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हो जाता है। संविधान निर्माताओं ने संविधान में प्रत्यक्ष रूप से या व्यवहारिक रूप से पंचायती राज के बारे में कोई चर्चा नहीं की, लेकिन एक बात की गई। भारतीय संविधान का भाग संख्या 4 अनुच्छेद संख्या 40 ये कहता है कि राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी है। यहाँ पर क्या दिया गया है, नीति निर्देशक तत्व। क्या दिए गए हैं भाई, नीति निर्देशक तत्व। किस भाग में नीति निर्देशक तत्व है, भाग संख्या 4 में। कहाँ से लिए गए थे, आयरलैंड से। कहां से ले गए बेटा, आयरलैंड से ले गए। तो नीति निर्देशक तत्वों में सबसे ज्यादा प्रश्न ये पूछा जाता है कि पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना कौन करेगा, राज्य करेगा। पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना कौन करेगा, राज्य करेगा। किस अनुच्छेद के तहत बेटा, 40 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत, 40। जितना बोलोगे उतना याद होगा। पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना राज्य करेगा, क्योंकि जो पंचायती राज विषय है वो किस सूची का विषय है भाई, राज्य सूची का। कितने प्रकार की सूचियां होती है, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। संघ सूची पर कानून कौन बनाती है, केंद्र सरकार। राज्य सूची पे राज्य सरकार और समवर्ती सूची पे दोनों सरकारें। लेकिन जो पंचायती राज संस्थाएं हैं ये राज्य सूची का विषय होने के कारण ये राज्य सरकार को पावर दिए गए कि आप अपने यहाँ पर पंचायती राज संस्थाओं की क्या करोगे, स्थापना करोगे। भारत में 2 व्यक्ति हुए हैं, एक तो BR अम्बेडकर, नाम सुना होगा, भीमराव अम्बेडकर जी, और एक गांधी जी।
ये दोनों एक दूसरे की विचारधारा से असहमत थे। दोनों क्या है, असहमत थे। किसको लेकर? पंचायती राज को लेकर। गांधी जी चाहते थे कि स्थानीय स्तर की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही कर लिया जाए, यानी गांवों में। गांधी जी का मानना था कि गांव का विकास होगा तभी किसका विकास होगा? देश का विकास होगा। गांधी जी का यह मानना था कि यदि पंचायती राज संस्थाएं आ जाएगी तो जनता में जागरूकता आएगी और जिसके कारण गांव शिक्षित होंगे। राजनीतिक रूप से गांव जब शिक्षित होंगे तभी लोकतंत्र क्या हो सकता है? मजबूत हो सकता है। ये गांधी जी का तर्क था। लेकिन अंबेडकर जी से उल्टा सोचते थे। उनका मानना था कि आज तक जो परिपाटी चली आ रही है, जो दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, SC ST के साथ में, महिलाओं के साथ में अपमानजनक जो व्यवहार होता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबल, ये और जो दलित लोग हैं जिनके साथ आज तक जो छुआछूत रूपी व्यवहार होता है, वो इस पंचायती राज संस्थाओं से या स्थानीय स्तर के स्वशासन से क्या हो सकता है? नष्ट हो सकता है। क्यों नष्ट? नष्ट नहीं हो सकता। उससे क्या होगा? ये जो छुआछूत की पद्धति है बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। क्योंकि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, इनके चुनाव होंगे तो चुनाव जो दलित लोग हैं, आदिवासी हैं, वो लोग क्या चुनाव लड़ नहीं सकते। उनके पास इतने पैसे नहीं है, वो साधन संपन्न नहीं है, वो शिक्षित नहीं है, जिसके कारण इन जो पंचायती राज जो संस्थाएं होगी, इन पर बाहुबलियों का क्या हो जाएगा? अधिकार हो जाएगा। जिसके कारण जो अंबेडकर जी हैं वो पंचायती राज संस्थाओं का स्थानीय स्तर की जो शासन पद्धति थी उसका क्या करते थे? विरोध करते थे। फिर क्या होता है? भारत में 2 अक्टूबर 1952 को, कब भाई? 2 अक्टूबर 1952 को पंडित नेहरू की सरकार के द्वारा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के द्वारा क्या किया गया? एक कार्यक्रम चलाया गया। कौन सा? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब होती है? 2 अक्टूबर 1952 को। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि प्रशासन और जनता के मध्य, प्रशासन और जनता के मध्य जो खाई है उसको कम किया जाए, प्रशासन और जनता के मध्य जुड़ाव को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि जनता में जागरूकता उत्पन्न हो, जनता को जो सरकार की नीतियां हैं, जो कार्यक्रम है, जो योजनाएं हैं, वो आसानी से पहुंचे सके। लेकिन यह कार्यक्रम क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? असफल। असफल क्यों होता है ये कार्यक्रम? असफल इसलिए हो जाता है क्योंकि जनता क्या नहीं थी? शिक्षित नहीं थी। जो शिक्षित थे उन्होंने अपने फायदे के लिए क्या किया? अन्य लोगों का शोषण किया। परिणाम स्वरूप जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जो गरीब थे, उनको इन व्यवस्थाओं से डर लगता था। उनको ये डर था कहीं ना कहीं उनकी जमीन वगैरह छीन न जाए। परिणाम स्वरूप ये जो है असफल हो जाता है। इसकी जांच के लिए सन 1957 में, कब भाई? सन 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का क्या किया जाता है? गठन। ये हम पढ़ चुके हैं। बलवंत राय मेहता समिति का गठन इसलिए किया गया ताकि सामुदायिक जो विकास कार्यक्रम है ये असफल क्यों हुआ, इसकी जांच के लिए। और इसकी असफल होने का सबसे बड़ा कारण यही था कि लोग शिक्षित नहीं थे। कोई पद्धति, कोई चुनावी पद्धति या कोई संवैधानिक व्यवस्था ऐसी नहीं थी जिससे कि ये सफल हो सके। बलवंत राय मेहता जी ने कई सिफारिशें की और सिफारिश ये की गई कि प्रत्येक राज्य अपने यहाँ पर क्या करेगा? पंचायती राज संस्थाओं की क्या करेगा? स्थापना करेगा। भारत में पंचायती राज जो व्यवस्था है या स्थानीय स्तर की जो सरकारों की शुरुआत है वो कब होती है भाई? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। कब होती है? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को नागौर जिले के बगदरी गांव से पंडित नेहरू के द्वारा किसकी स्थापना की जाती है? पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की जाती है। 1959 से लेकर 1992 तक
1959 से लेकर 1992 तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होते थे, लेकिन कोई संवैधानिक बॉडी न होने के कारण, कोई संविधान में इनके बारे में उल्लेख न होने के कारण कभी 10 वर्ष से चुनाव होते थे, कभी 7 वर्ष से, कभी 8 वर्ष से, कभी 15 साल से होते भी नहीं थे। अलग अलग राज्यों में होते थे, कई राज्यों में होते भी नहीं थे। परिणाम स्वरूप होता यह है कि भारतीय संविधान में सन 1991 से लेकर 96 तक, सन 1991 से लेकर 96 तक भारत में प्रधानमंत्री रहते हैं नरसिम्हा राव। कौन रहते हैं भाई? नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा, नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा संविधान में 2 संशोधन किए जाते हैं। एक तो किया जाता है 73वां संविधान संशोधन और एक किया जाता है 74वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, सुनना भाई, 73वें मैं बता देता हूँ, 73वां संविधान संशोधन आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन होता है 1992 में। कब होता है भाई? 1992 में। 73वां संविधान संशोधन ये कहता है कि प्रत्येक राज्य, क्या कि प्रत्येक राज्य अपने यहाँ पर, क्यों ये संविधान जो अप्रैल 1993 को लागू होता है, ठीक है। इसी दिन क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस संविधान संशोधन में कहा गया कि प्रत्येक राज्य सरकार 1 वर्ष के भीतर अपने यहाँ पर पंचायती राज अधिनियम पारित करेगी। क्या पारित करेगी? पंचायती राज अधिनियम पारित करेगी। इस आदेश को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने आदेश कब पारित किया? 23 जुलाई 1994। 93 से एक साल कब पूरी होती? 24 तारीख को, 24 अप्रैल 1994 को पूरी होती। तो राजस्थान सरकार ने कब पारित किया? 23 अप्रैल 1993। अब प्रश्न ये आता है कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या क्या किया गया? तो पहली बात तो ये, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्या दर्जा दिया गया भाई? किसे कहते हैं संवैधानिक? अरे संवैधानिक किसे कहते हैं? कपिल भार्गव, किसे कहते हैं संवैधानिक? वे चीजें, वे तथ्य जो संविधान में अंकित है वो क्या कहलाता है? अरे जकी चीज संविधान में लिखेड़ी बा काई के है संवैधानिक। जो संविधान से बाहर है वो क्या हो जाएगी? असंवैधानिक। यानी जिसको संविधान में वर्णित कर दिया गया वो क्या कहलाएगी? संवैधानिक। जिसको संविधान से बाहर रखा गया क्या कहलाएगी? असंवैधानिक। यानी पंचायती राज संस्थाएं कब? 24 अप्रैल 1993 से पहले क्या थी? असंवैधानिक थी। 24 अप्रैल 1993 के द्वारा इन्हें किसका दर्जा दिया गया? संवैधानिक संस्थाओं का दर्जा दिया गया। इसके तहत संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। साथ ही क्या किया गया? 243 से लेकर 243 ओ तक लगभग कितने अनुच्छेद भाई? 16 अनुच्छेद भी जोड़े गए। इनकी चर्चा हम थोड़ी बहुत पहले कर चुके हैं ना। कौन कौन से अनुच्छेद थे, क्या क्या थे, इसकी चर्चा करें। अनुच्छेद संख्या 243 क्या कहता है? अनुच्छेद संख्या 243 परिभाषा दी गई है। पंचायती राज की क्या दी गई है? परिभाषा। लिख चुके हो ना? पंचायती राज की परिभाषा किसमें दी गई है? अनुच्छेद संख्या 243 में। सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 243 ए किसका उल्लेख है? ग्राम सभा। किसका उल्लेख है भाई? ग्राम सभा का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? ग्राम सभा। ग्राम सभा का गठन कौन करता है? वे पंचायत के नागरिक, वे ग्राम पंचायत के नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, जो वहाँ के क्या हैं? वोटर हैं, यानी वहाँ के क्या है? मतदाता। वो सब मिलकर किसका गठन करते हैं?
ग्राम सभा का गठन, यानी ग्राम पंचायत के तमाम मतदाता मिलकर ग्राम सभा का क्या करते हैं बेटा, गठन करते हैं। ग्राम सभा की बैठक होती है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है, सरपंच करता है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होनी चाहिए, 2 बैठकें होनी चाहिए। लेकिन राजस्थान में कितनी बैठकें होती है, 4 बैठकें होती है। कब कब होती है, 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 30 जनवरी या 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर। इन 4 अवसरों पर राजस्थान में पंचायती राज संस्था की जो ग्राम सभा होती है उसकी क्या होती है बेटा, बैठक होती है। हो जाएगा याद। अनुच्छेद 243 ए में क्या लिखा गया है, ग्राम सभा। 243 ए में क्या लिखा गया है, ग्राम सभा। ग्राम सभा का गठन कौन करते हैं, उस ग्राम पंचायत के समस्त मतदाता। मतदाता का मतलब जिसकी आयु 18 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है, जिसको वोट डालने का क्या है, अधिकार है। दूसरा, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, सरपंच करता है। एक वर्ष में कितनी बैठकें अनिवार्य है, 2 बैठकें। राजस्थान में कितनी बैठकें होती है, 4, 26 जनवरी, 1 मई मजदूर दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर। ये चर्चा हमारी हो चुकी थी, लिखा चुका था मैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अनुच्छेद संख्या 243 बी, क्या लिखा हो गया है, 3 स्तर। किसके 3 स्तर है, पंचायती राज के। पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर होंगे, 3 स्तर। स्तर कौन कौन से, देखो, गांव के स्तर पर होगी ग्राम पंचायत। ग्राम स्तर पर क्या होगी, ग्राम पंचायत हो जाएगी, ठीक है। खंड या तहसील स्तर पर, खंड या तहसील स्तर पर क्या हो जाएगी, पंचायत समिति, ठीक है। और नेक्स्ट नंबर 3, जिला स्तर पर क्या होगी, जिला परिषद। शाबाश, क्या होगी बेटा, जिला परिषद। अब देखो, इसमें दिया गया है 3 स्तर होंगे, लेकिन एक बात कह दी गई संविधान में कि जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां पर इसका होना कोई जरूरी नहीं है, यानी पंचायत समिति की होना कोई। तो कहां पर है, जो बंगाल का पहाड़ी क्षेत्र है, मिजोरम है, मणिपुर है ना, गोवा है, वहां पर ये, सिक्किम है, वहां पर ये नहीं है, ठीक है। ये समझ में आ गया क्या है ग्राम सभा का गठन। बी में क्या हो जाएगा, 3 स्तर। सी, 243 सी, संरचना, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, एक साथ सारणी से करेंगे कि ग्राम पंचायत में कितने वार्ड होंगे, कितने वार्ड पंच होंगे, वार्ड पंच का चुनाव कैसे होगा, वोट कौन डालेगा, इसकी चर्चा हम बाद में, इनका कार्यकाल, इनका वेतन, इसकी चर्चा थोड़ी देर बाद में करेंगे। फिर हम चर्चा कर रहे थे किसकी भाई, डी के। डी में क्या लिखा गया है, आरक्षण। अब आरक्षण का समझ लो थोड़ा सा। आरक्षण के लिए कहा गया कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 1/3 क्या होगा, आरक्षण होगा। महिलाओं को क्या होगा, 1/3 आरक्षण। महिलाओं को आरक्षण केवल और केवल स्थानीय स्तर में ही दे है। लोकसभा और राज्यसभा में, विधान सभाओं में, विधान परिषद में महिलाओं को आरक्षण है नहीं है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है, कहाँ पर प्राप्त है, केवल पंचायती राज और जो नगर पालिकाएं हैं ना वहीं प्राप्त है। लोकसभा, राज्यसभा, जो विधानसभा होती है या जो विधान परिषद होती है वहां पर महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है नहीं है, ठीक है। तो महिलाओं को कितना % आरक्षण है, 1/3। इसको बढ़ाकर कितना किया जा सकता है, कितना भी किया जा सकता है। वर्तमान में राजस्थान में महिलाओं को आरक्षण कितना % है। आरक्षण 2 प्रकार से होता है, एक तो होता है स्थानों पर और एक होता है पदों पर। आप बोलोगे सर पद और स्थान का मतलब क्या हुआ, पद और स्थान का मतलब ये हुआ कि जितने सरपंच चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे राजस्थान में 11,341 ग्राम पंचायतें हैं। कितनी ग्राम पंचायतें हैं, 11,341। इनमें से कितनी महिलाएं सरपंच होगी, कितने SC के होंगे, कितने ST के होंगे, ये होता है उस राज्य की जनसंख्या पर, उस जाति की जनसंख्या पे आधार पे।
जैसे कितना प्रतिशत राजस्थान की जनसंख्या में एससी है, कितने प्रतिशत राजस्थान की कुल जनसंख्या में एसटी है। एक होता है स्थानों पर आरक्षण, स्थानों पर आरक्षण दिया जाता है उस ग्राम पंचायत में जो एससी एसटी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उसकी सीटों की संख्या में उनकी जनसंख्या कितनी है उतनी ही उनको स्थानों पर आरक्षण। जैसे मान लो एक ग्राम पंचायत है, ये पूरी उसमें 5000 की जनसंख्या है, ठीक है, 5000 में से 1500 है एससी के, 1000 है एसटी के, ठीक है, और सामान्य मान लो बाकी बचे हुए, तो ये 1500 और ये 1000, 5000 में से तो अब टोटल 9 वार्ड है, मान लो कितने वार्ड है टोटल 9 वार्ड है, तो कितने एससी के वार्ड होंगे, कितने ओबीसी के होंगे, कितने एसटी के होंगे, ये उस ग्राम पंचायत की जनसंख्या पर निर्भर करते हैं। थोड़ा लिखेंगे उसके बाद और चर्चा करते हैं। लिखो भाई थोड़ा कह सकते हो और ए बी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ये कहता है कि पंचायती जो राज है या जो पंचायतें होती है, पंचायती राज संस्थाएं कौन कौन सी होती है भाई बताओ? अरे पंचायती राज संस्थाएं कौन कौन सी होती है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला। इनका कार्यकाल इनकी प्रथम बैठक से, इनका कार्यकाल इनकी प्रथम बैठक से, इनकी प्रथम बैठक से 5 वर्ष का होता है। पहली बात तो ये सबको याद होनी चाहिए। अब एग्जाम में क्या आता है प्रश्न सुन लो, पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का, ये सबको पता है। लेकिन कब से होता है? जैसे मान लो आज चुनाव हुए 20/7/2023 को, सुनो चुनाव कब हुए? 20/7/23 को। इसी दिन सरपंच को क्या दिला दी गई? शपथ दिला दी गई। वार्ड पंचों को भी क्या दिला दी गई? शपथ दिलाई। लेकिन इसकी जो प्रथम बैठक है ग्राम पंचायत की, वो मान लो होती है 29/7/2023। यानी बैठक कब हो रही है? 9 दिन बाद में। तो जब बैठक होगी ना प्रथम, उससे लेकर 5 वर्ष तक इसका क्या रहेगा? कार्यकाल। एक बात तो ये याद होनी चाहिए। दूसरी बात, यदि मान लो इन पंचायती राज संस्थाओं में कोई सदस्य है या कोई प्रधान है, प्रधान का मतलब कोई मुखिया, यदि इनके पद की आकस्मिक रिक्ति हो जाए, क्या हो जाए भाई? आकस्मिक रिक्ति। आकस्मिक रिक्ति का मतलब वो उसकी मृत्यु हो जाए, चाहे वो सदस्य, उस सदस्य का मतलब वार्ड पंच हो गया, पार्षद हो गया, ठीक है। सदस्य कौन होता है? या तो वार्ड पंच होगा या पार्षद होगा। अरे ग्राम पंचायत का होगा तो वार्ड पंच हो जाएगा, ठीक है। पंचायत समिति का होगा तो उसका सदस्य या पार्षद कह दोगे आप, ठीक है। जिला परिषद का होगा तो जिला परिषद सदस्य हो जाएगा। इनके मुखिया कौन होते हैं? सरपंच, उप सरपंच, प्रधान, उप प्रधान, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख। यदि इनमें से किसी पद की क्या हो जाए? आकस्मिक रिक्ति हो जाए, कहने का मतलब अमुक अमुक सदस्य या मुखिया त्याग पत्र दे दे, या इनकी मृत्यु हो जाए, या इनको पद से हटा दिया जाए, बर्खास्त कर दिया जाए। ऐसी कंडीशन में जब बर्खास्त किया जाए या जब इसका पद रिक्त हो, उससे 6 महीने के अंदर अंदर नए क्या करवाने पड़ते हैं? चुनाव करो। लेकिन मान लो कि 4.5 साल बीत गए और फिर कोई रिक्त हो रहा है, यानी 6 महीने ही शेष रहे हैं कार्यकाल से, तो फिर चुनाव करवाने की आवश्यकता नहीं है। आई बात समझ में? और दूसरी बात, ये व्यक्ति जो आकस्मिक रिक्त हुआ पद है उस पर कोई नया चुना जा रहा है, तो उसका कार्यकाल शेष अवधि तक ही होता है, न कि 5 वर्ष तक। मान ला कि कोई सरपंच है किसी ग्राम पंचायत का, उसने त्याग पत्र दे दिया या उसकी मृत्यु हो गई, तो अब 6 महीने, मान लो कि अभी 2 साल हुए चुनाव, कितने साल हुए हैं चुनावों को? 2 साल हुए हैं, ठीक है। त्याग पत्र दे दिया सरपंच साहब ने, ठीक है, या वार्ड पंचों ने मिलकर सरपंच साहब को क्या कर दिया? पद से हटा दिया।
ऐसी कंडीशन में सरपंच का पद क्या हो गया, रिक्त हो गया। तो 6 महीने के अंदर अंदर क्या करवाने पड़ेंगे, चुनाव करवाने पड़ेंगे। तो अब बताओ सरपंच साहब का कार्यकाल कितने वर्ष का रहेगा, 3 वर्ष। और अब सरपंच साहब का कार्यकाल शेष अवधि तक रहेगा। कितनी अवधि तक रहेगा, शेष अवधि। शेष अवधि कितनी हो गई, 2 साल तो ये कंप्लीट हो गए। 6 महीने में मान लो 4 महीने बाद में चुनाव हुए, तो 4 महीने और बीत गए, तो कितना रहेगा, 2 वर्ष और 6 माह या 8 माह कह सकते हो। 6 माह गया मतलब 8 माह, यानी शेष अवधि तक जब से पद रिक्त हुआ उसके बाद में 2 महीने 4 महीने में चुनाव करवाएंगे। अब 5 साल में से कितना समय शेष है उस तक वह अपने पद पर बना रहेगा। ये तो बात हुई कार्यकाल की। तो क्या इनको पद से हटाया जा सकता है, 5 वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद 243E यही कहता है, क्या कहता है, हटाया किसको जा सकता है, केवल और केवल मुखिया को, अध्यक्ष को। किसको हटाया जा सकता है, अध्यक्ष या मुखिया को। कहने का मतलब सरपंच को, उप सरपंच को, ठीक है बेटा, प्रधान को, उप प्रधान को, जिला प्रमुख को, उप जिला प्रमुख को। इनको अब हटाया कैसे जाता है ये सुनो, सबसे बढ़िया बात। सबसे पहले यदि आपको सरपंच को हटाना है तो 1/3 वार्ड पंच। वार्ड पंच क्या होते हैं, ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वार्ड पंच कहलाते हैं। तो 1/3 वार्ड पंच है, लिखित में नोटिस दे किसको, सरपंच को, कि आपने संविधान के अनुसार कार्य नहीं किया है, या आपने जनता के हितों के अनुकूल कार्य नहीं किया है, या वो कोई भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाया गया हो। तो ऐसी कंडीशन में 1/3 वार्ड पंच नोटिस दे, और नोटिस के बाद में 3/4 वार्ड पंच ऐसा प्रस्ताव पास कर दें कि सरपंच महोदय को बर्खास्त किया जाए, तो सरपंच महोदय को पद छोड़ना पड़ता है। ठीक है भाई, ऐसा प्रस्ताव सरपंच को हटाने संबंधी प्रस्ताव सबसे पहले 1/3 सदस्यों के समर्थन से लाया जाता है, और 3/4 सदस्य उस प्रस्ताव के समर्थन में वोट डाल दें तो सरपंच साहब को पद छोड़ना पड़ता है। ठीक है, अब देखो, ऐसा प्रस्ताव शुरुआती 2 वर्ष में नहीं लाया जा सकता। जैसे टोटल कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का, यानी शुरुआत वाली 2 साल में को नहीं लिया जावे। 1 नंबर बात, अंतिम वर्ष में भी नहीं लाया जा सकता हटाने संबंधी प्रस्ताव। तो लाया कब जा सकता है, 3रे और 4थे वर्ष में लाया जा सकता है। मान लो कि आप प्रस्ताव लेके आ गए तो 1 साल में 1 बार ही लाया जा सकता है। मतलब 1 बार यहां आप प्रस्ताव लेके आए, वो प्रस्ताव पास नहीं हुआ तो आगामी 1 वर्ष तक नया प्रस्ताव हटाने संबंधी लाया नहीं जा सकता। तो ये होती है हटाने की प्रक्रिया। पहली बात, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष कब से शुरू होते हैं, जब प्रथम बैठक होती है तब से शुरू होते हैं। यदि कोई आकस्मिक रिक्त हो जाए पद, यानी कोई सरपंच है, वार्ड सरपंच है, प्रधान है, उप सरपंच है, जिला प्रमुख, इनमें से कोई इस्तीफा दे दे या किसी की मृत्यु हो जाए या इनको पद से हटा दिया जाए, तो जो शेष अवधि के लिए जो चुना जाएगा व्यक्ति, वो इनका कार्यकाल जहाँ छोड़ा था उससे आगे स्टार्ट होगा, यानी शेष अवधि तक रहेगा। इनको हटाने संबंधी प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 243(1) के अनुसार राज्य सरकार प्रस्ताव बनाकर ऐसा प्रस्ताव ला सकती है। 1/3 वार्ड पंच ऐसा प्रस्ताव लाते हैं। 1/3 कहने का मतलब टोटल, जैसे मान लो कितने वार्ड हैं, 12। कितने वार्ड हैं, 12। तो 4 वार्ड पंच शिकायत या कोई ऐसा प्रस्ताव लाए कि सरपंच को हटाना, तो 4 का समर्थन चाहिए, और उसको हटाने संबंधी प्रस्ताव पास करने के लिए कितने का चाहिए, 10, आधे से ज़्यादा, यानी 3/4 यदि वार्ड पंच उसका समर्थन करते हैं तो उससे पद से हटाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, कल देखते हैं।